हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के साथ मैं यूपीएचईएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 51 में विज्ञापित सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य के चयन संबंधी जो भी आवश्यक निर्देश हैं उसके बारे में आपको विस्तृत तौर पर बताऊंगा। पूरा डिटेल्ड में मैं आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, क्योंकि अब फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो हमें सारी चीज़ों की जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सही तौर से जानकारी लेने के बाद अगर हम फॉर्म भरते हैं तभी हमारा जो है लास्ट मोमेंट पे फॉर्म एक्सेप्ट होगा और कहीं भी हमें आगे चल के एडमिट कार्ड के डाउनलोड होने की या किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार ये पाया गया था कि काफ़ी बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया था और उसकी कुछ वजह जो थी, कुछ कमियां आयोग की तरफ से भी रहीं, और लेकिन काफ़ी बच्चों ने भी गलतियां की थी और उसकी वजह से उनको आखिर में वंचित रहना पड़ा और उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। तो ये चीज़ दोबारा ना हो, तो इसलिए आप लोग इस बार ध्यान रखिएगा कि जो विज्ञापन संख्या 51 है उसमें दी हुई एक एक चीज़, एक एक दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद ही आप फिर फॉर्म भरिए, इससे आगे आने वाली किसी भी तरीके की परेशानियों का आपको सामना ना करना पड़े। तो देखिए, मैं आपके सामने ये अनुक्रमणिका है, ये इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो यूपीएचईएससी एडवर्टीज़मेंट 51 में दिया गया है। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया गया है महत्वपूर्ण तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, आवेदन शुल्क, रिक्तियों का विवरण, अधिकतम आयु तथा वेतनमान, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, आरक्षण, लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, चयन का अधिकार, आधार अधिमानता, और उसके बाद साक्षात्कार के लिए निर्देश, यानी कि अगर आप रिटन में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो भी कोई आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं या जाति प्रमाण पत्र हैं या ओबीसी का या ईडब्ल्यूएक्स का या फिज़िकली हैंडीकैप का या जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी इस डॉक्यूमेंट में दे रखी हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले इसकी तिथियाँ आ गई। 9 जुलाई 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और जो इसका शुल्क है यानी कि फ़ीस भी 9 जुलाई से ही जमा हो रही है और 7 अगस्त जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है और फ़ीस जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो है 8 अगस्त और लास्ट में जो फॉर्म सबमिट होगा वो होगा 10 अगस्त। ठीक है, तो ये जो आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो विज्ञप्ति निकाली, इसमें 917 पदों का विवरण दिया गया है और उसका भी श्रेणीवार जो है आरक्षण दिया हुआ है। तो आप जब इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से देखेंगे तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, आप जो इसकी वेबसाइट है उससे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये डिटेल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो उसमें आप सीटें भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज में, कहाँ पर, किस कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट के अगेंस्ट सीटें भी दे रखी हैं। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट में पूरा एक एक चीज़ दे रखी है कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले इसमें एक जनरल रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कि आपका जनरल डिटेल मांगी जाएगी, आपकी नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी आईडी, आपका फ़ोन नंबर, जिस पे कि आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर आप अपना एक जो है जो इसका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं कि आपको किस साइज़ का फ़ोटो इसमें अपलोड करना है और क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। एक बात याद रखिएगा, जब आप सारी डिटेल भर देंगे और उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती सबमिट होने के बाद दोबारा उसमें फिर एडिट का ऑप्शन जब तक आयोग ना दे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आवेदन शुल्क क्या है। तो आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2000 रुपये है, ओबीसी के लिए भी 2000 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 1000 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000। ठीक है, जैसे कि आप अलग अलग पेमेंट मोड से भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, चालान के थ्रू। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम बता दें रिक्तियों का विवरण है 917। तो इसकी जो पूरी डिटेल शीट है वो इसी डॉक्यूमेंट में अटैच है। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को जब डाउनलोड करेंगे नेट से तो आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। मैं आज के इस सेशन में आपको मेन चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि इसमें अधिकतम आयु और वेतनमान कितना है। अधिकतम आयु जो रखी गई है वो है 62 वर्ष और जो उसका वेतनमान रहता है वो रहता है 15,600 से 39,100 प्लस ग्रेड पे 6,000 और समय समय से पर जो भी भत्ते दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से
वो तो ये सब मिला के ऑलमोस्ट 80 प्लस सैलरी बैठ जाती है 7 CPC के हिसाब से, 7 पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने बता दूं चीज़ें बहुत जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो बहुत ध्यान रखने की हैं। जैसे कि कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या सर इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो वो भी मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू साफ साफ दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, जिसे हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो 2 कंडीशन दे रखी हैं, एक एलिजिबिलिटी ए और एलिजिबिलिटी बी। एलिजिबिलिटी ए में अगर बात करें तो अगर हम आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस यानी कि भाषा, लाइब्रेरी साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इन विषयों के लिए जो कंडीशन वो है ये है कि आपका मास्टर्स में 55% होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर में आपके 55% मार्क या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और वो भी कंसर्न, रेलिवेंट और एलाइड सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसी में आपने पीजी किया हो, या उसके लिए कोई गवर्नमेंट ने अलग से रेलिवेंट और एलाइड सब्जेक्ट्स दिए हों। तो मैं बता दूं उसकी भी लिस्ट इस डॉक्यूमेंट में लास्ट में दे रखी है कि कंसर्न सब्जेक्ट के अलावा एलाइड और रेलिवेंट सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कंडीशन ये है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और नेट अगर नहीं है तो आपका पीएचडी होना चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और CSIR और सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी एट द नेशनल लेवल। ठीक है, ऑफ ओनली द स्टेट ऑफ यूपी और हु आर हैव बीन अवॉर्डेड, साफ साफ लिखा हुआ है और हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड, यानी कि या तो नेट हो या आपका पीएचडी डिग्री हो इन अकॉर्डेंस विद दी 2009 के गाइडलाइंस से या 2016 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका पीएचडी होना चाहिए। तब उस केस में आपका नेट और स्लैट जो है वो आपके ऊपर छूट हो जाएगी, यानी कि फिर आपके ऊपर नेट की कंडीशन नहीं होगी, बस आप पीएचडी के बेस पे आप भर सकते हैं। बट आपका पीएचडी जो है वो 2009 या 2016 की गाइडलाइंस, जो यूजीसी की मिनिमम गाइडलाइंस हैं पीएचडी अवार्ड होने की, उसके अकॉर्डिंग बना हो। फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपनी ही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से या डीन से। उसमें ये लिखवाना होगा कि आपकी पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड से हुई हो, आपकी पीएचडी की थीसिस को कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया हो, आपकी पीएचडी का एक ओपन वाइवा हुआ हो, और आपने अपनी पीएचडी से करीब 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों किसी अच्छे रेफर्ड जर्नल में, और आपने 2 पेपर जो है वो कॉन्फ्रेंस में आपने प्रेजेंट किए हों। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना रहता है, उसका फॉर्मेट भी लास्ट में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं कि ये तो चीज़ हो गई आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन से। और अब हम बात करते हैं आरक्षण की कि किन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा, केवल जो उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लोग हैं वो सिर्फ यूपी के ही हों तभी उनको वो आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज़ यूपी के बाहर से जो भी आएंगे किसी भी कैटेगरी के हों उन्हें जनरल में ही उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरा, अब बच्चे पूछते हैं कि सर लिखित परीक्षा का हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए देखिए आपको ईमेल भी आएगा, आपको एसएमएस भी आएगा, न्यूज़पेपर के ज़रिए भी आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, और मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके नेगेटिव मार्किंग का, जो कि मैं आपको दिखा दूं। चयन का आधार, देखिए ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चयन का आधार क्या होगा। चयन का आधार यानी कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं इसमें कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो 2 पार्ट में होगा ये, सामान्य ज्ञान और आपका सब्जेक्ट। सामान्य ज्ञान के 60 नंबर और सब्जेक्ट के 140 नंबर, और उसके बाद इंटरव्यू के होंगे आपके 30 नंबर। तो इस तरीके से ये 230 नंबर का पेपर होगा। अब क्वेश्चंस कितने आएंगे ये मैं आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। तो उस हिसाब से 30 क्वेश्चन 2 नंबर का 60 मार्क्स हो गए, और 70 क्वेश्चन 2 नंबर के 140 मार्क्स हो गए, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स प्लस 30 नंबर इंटरव्यू के। तो 230 नंबर के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। और देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान इस बार भी नहीं रखा गया है। और बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये पेपर होगा कहाँ, तो ये पेपर जो है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो पुराना नाम है उसी में कराया जाएगा। और प्रश्न पत्र का बाद जो भी इंटरव्यू के लिए सूचना होगी वो आपको SMS के ज़रिए, मेल के ज़रिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये मैं मेन चीज़ें आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो पर बना के अपलोड कर दूँगा।
अब हम बात करते हैं रिटन के बाद जब इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो उस इंटरव्यू की कॉल के लिए आपको SMS किया जाएगा, मेल किया जाएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जाएगा। और जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जब आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी तो उसके लिए आपको 800 रुपये की फ़ीस है जो इंटरव्यू के लिए रखी गई है। तो एक साफ साफ लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के समय अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 800 रुपये तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपये का जो है इंटरव्यू का शुल्क के रूप में आपको ऑफिस में जमा कराना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए आपके जो भी हाई स्कूल का मार्कशीट है, इंटर का मार्कशीट है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन यानी कि आपके स्नातक की 3 साल की मार्कशीट्स, उसकी डिग्री, और आपका PG उसके 2 साल की मार्कशीट और डिग्री, अगर आपने PhD की हुई है तो उसकी भी डिग्री, और अपने नेट JRF कोई क्वालिफाई किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप कहीं से जो है सर्विस कर रहे हैं तो उसका एक NOC आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति का। उसके बाद मतलब कोई भी चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जहाँ से आपने लास्ट अपनी एजुकेशन ली है वहाँ से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और कोई भी एक प्रमाण पत्र निवास के लिए, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये अपने ID के तौर पर आपको ले जाना होगा। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने बताई इस पूरे एग्ज़ाम के बारे में, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश कवी काउंसलिंग, और मेरे साथ बने रहिए। मैं आगे भी इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।